अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ये बात 100% दुरुस्त है कि ये कायनात जहां हम रहते हैं दिखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही वसी भी है। साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक कायनात में गैलेक्सीज की तादाद तकरीबन 2 लाख करोड़ हैं, जिसमें बेशुमार और लातादाद सितारे पाए जाते हैं, इतने सितारे जितने ज़मीन पर रेत के ज़र्रे मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये है कि कायनात का आखिरी सिरा कहाँ वाक़ है, इसके बाद कौन सी दुनिया आबाद है। जब साइंसदानों ने इन सवालात के जवाब जानने की कोशिश की तो कौन कौन सी हैरान कुन इंकशाफात सामने आए। आज की वीडियो में हम इन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आप तक वक्त पर पहुंच सकें। जी तो प्यारे दोस्तों, 1437 में एक साइंसदान निकोलस ने यह बात साबित किया है कि हमारी ज़मीन कायनात के दरमियान वाक़ई नहीं है। तो कुछ साइंसदानों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और कुछ साइंसदानों ने इसको मान लिया। इसी तरह अटोन हबल ने 20वीं सदी में दुनिया को बताया कि कायनात में पाई जाने वाली गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, जिसकी वजह से एक दिन हमारी कायनात ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह ये ज़मीन इतनी फैली हुई है कि इसकी आखिरी हद के बारे में किसी को मालूम नहीं, इसी तरह ये कायनात भी बहुत लामहदूद है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता कि ये कहाँ ख़त्म होती है और शायद हम इसकी हकीकत तक कभी ना पहुँच सके, जबकि साइंसदानों के लिए इस बारे में खोज लगाना एक अहम कदम है। लेकिन फ़िलहाल साइंसदान इतना ही जान सके हैं कि कायनात के किनारों से जो रोशनी आ रही है वो कितनी दूरी पर है। साइंसदानों के मुताबिक कायनात के किनारों को ऑब्जर्व कायनात कहा जाता है, जिसका साइज़ 93 बिलियन लाइट ईयर्स है। यानी अगर इंसान रोशनी की रफ्तार से सफ़र करे तो इंसान को इस कायनात से निकलने के लिए 93 अरब साल लग जाएंगे। इस कायनात में 2 लाख करोड़ के करीब गैलेक्सीज मौजूद हैं और ये तादाद बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से ऑब्जर्व कायनात वसी होती जा रही है। इसके साथ एक सवाल ये भी है कि जो हिस्सा हमने ऑब्जर्व कायनात का देखा है वो कितना बड़ा है। साइंसदान कहते हैं कि इस कायनात को वजूद में आए 13 अरब साल हो गए हैं। जब ये दुनिया वजूद में आई थी तब इससे निकलने वाली रोशनी 13.8 अरब लाइट ईयर के हिसाब से इस कला में सफ़र कर रही थी, जो अब कम होती जा रही है। प्यारे दोस्तों, जदीद साइंस के तजुर्बात के मुताबिक वक़्त के साथ साथ हमारी ज़मीन फैल रही है। इस फैलाव की वजह से कहकशाओं और ज़मीन के दरमियान फासला भी बढ़ रहा है। जब ये कायनात वजूद में आई थी तब ये इतनी बड़ी नहीं थी। कहकशाओं के फैलने की वजह से इसका साइज़ बढ़ता जा रहा है। कायनात में नई बनने वाली कहकशाओं से निकलने वाली रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में 32 अरब साल लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये वक़्त और भी बढ़ जाएगा। इस कायनात में ऐसे डार्क मेटल मौजूद हैं जो कशे शकल यानी ग्रेविटी रखते हैं। ज़मीन के फैलने में ये कशे शकल अहम किरदार अदा करते हैं। तहकीक से साबित हुआ है कि इसी ग्रेविटी की वजह से कायनात फैल रही है। प्यारे दोस्तों, एक बात जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि हमारी कायनात जिस तरह फैल रही है इसी तरह सिकुड़ भी रही है। साइंसदानों के मुताबिक कायनात के सिकुड़ने और फैलने की वजह भी डार्क मेटल ही है। ये बात जानकर आपको मज़ीद हैरत होगी कि कायनात के अंदर दाखिल होने का कोई मखसूस रास्ता मौजूद नहीं है और ना ही बाहर जाने के लिए कोई रास्ता तलाश किया जा सका है। साइंस ये ज़रूर कहती है कि कायनात की एक हद है, लेकिन वो हद कौन सी है इसके बारे में कोई साइंसदान ठोस जवाब फराहम नहीं कर सका। साइंसदानों के मुताबिक सितारे और कहकशां बनने के लिए इस मेटल की मौजूदगी ज़रूरी होती है, इसलिए जिस जगह पर मेटल मौजूद होता है वहाँ पर कहकशां और सितारे बन जाते हैं। इस वजह से कायनात का कोई मखसूस किनारा नहीं है। डार्क मेटल की कशिश शकल की ताकत ने एटम्स और मालिक्यूल्स को एक जगह पर इकट्ठा किया हुआ है, जिसकी वजह से ये कायनात फैल रही है। प्यारे दोस्तों, हैरत की बात तो ये है कि ये कायनात फैल तो रही है लेकिन फट नहीं रही। इस बात को समझने के लिए बेकिंग प्लेट की मिसाल दी जा सकती है, जिसे इसमें मौजूद बैटर फैलता रहता है, फटता नहीं है लेकिन किनारों से बाहर भी नहीं आता। साइंसदानों के मुताबिक ऑब्जर्व कायनात में सबसे दूर वाली कहकशां हमसे 40 अरब लाइट ईयर्स की दूरी पर है। कहकशाओं की तस्वीर बनाने वाली एक टेलीस्कोप ने सबसे दूर वाली कहकशां ZN11 की तस्वीर खींची है। ये कहकशां ज़मीन से दिखाई देने वाली कायनात की आखिरी कहकशां हैं। कायनात के फैलाव की वजह से इस गैलेक्सी को हम तक पहुंचने में 32 अरब साल लग सकते हैं। ये कहकशां रोशनी की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ी से हमसे दूर जा रही है। यहाँ पर एक अहम नुक्ता ये है कि कायनात में कोई मीडियम नहीं जो हमसे दूर जा रहा है, बल्कि कायनात में मौजूद चीज़ों के दरमियान फासला बढ़ रहा है। इसकी वजह कायनात का फैलना है। जैसा कि हमने गुब्बारे की मिसाल दी कि जब गुब्बारे में हवा नहीं होती तो इसका हुजम बहुत कम होता है, यानी कि इसका फैलाव नहीं होता, और जब इसमें हवा भरी जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता इसका हुजम बढ़ने लगता है, यानी कि इसका फैलाव ज़्यादा होने लगता है। अगर गुब्बारे के ऊपर कोई नुक्ते वाली अशकाल हों तो आप देखेंगे कि हवा भरने के साथ ही इन नुक्तों का दरमियानी फासला भी बढ़ने लगता है।
दोस्तों ये بھی ممکن تھا کہ اگر ہماری زمین کے سفر کرنے کی رفتار بہت تیز ہوتی تو آج ہم زی این ایلون کے کہکشاں پر ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق اگر ہم بگ بینگ کے فوراً بعد والی کہکشاؤں کے بارے میں جان جائیں تو ہمیں اس کائنات کی عمر کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ جب پہلی کہکشاں بنی تھی تو اس کے فوراً بعد ہی کائنات نے پھیلنا شروع کر دیا تھا۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ اس کا پھیلاؤ کاسمک سنگولرٹی تک پہنچ چکا ہو۔ اگر اس کی حد وہاں تک پھیل چکی ہے تو یہ ہمیں بتا سکتی ہے کہ بگ بینگ سے پہلے دنیا میں کیا تھا۔ بگ بینگ کے وقت بہت سے کہکشاؤں نے ایسی روشنیاں یا ریڈیشنز جاری کیے تھے جو آج بھی کائنات میں موجود ہیں۔ یہ روشنیاں ایک لائٹ ایئر کا کام کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریڈیشن جہاں تک دکھائی دیتی ہیں وہاں تک کائنات ہے۔ بگ بینگ کے 3480 سال کے بعد ریڈیشن خارج ہوئی تھی۔ ان کی وجہ سے کائنات اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ اس میں ایٹم بننا شروع ہو گئے۔ سائنسدانوں کے مطابق جب پہلا ستارہ بنا تھا تو اس وقت یہ کائنات ان رکاوٹوں کی وجہ سے بہت دور تک پھیل چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری کائنات کا آخری کنارہ ہے اور اس کو ابزرویبل یا آبزرو کائنات بھی کہا جاتا ہے۔ ان تابکاری شعاعوں کو روشنی کی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جہاں تک یہ روشنیاں دیکھی جا سکتی ہیں وہ ہماری ابزرو کائنات ہے۔ جو چیزیں اس حد سے باہر ہیں انہیں اور کئی طریقوں سے جانچا جا سکتا ہے۔ یہ بات انتہائی قابل توجہ ہے کہ سائنس نے جو دریافتیں 20ویں صدی بالخصوص اس کی چند آخری دہائیوں میں حاصل کی ہیں، قرآن مجید نے انہیں آج سے 1400 سال پہلے بیان کر چکا ہے۔ قرآن مجید نے کائنات کی وسعت پذیری کا اصول کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمان اور زمین کو بلا نمونے کے ابتدائی بنانے والا ہے۔ وہ اپنی تخلیق میں جو چاہتا ہے بڑھاتا جاتا ہے۔ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اسی سائنسی حقیقت کو قرآن حکیم نے سورہ زیارات میں فصاحت اور بلاغت کے ساتھ یوں ذکر کیا ہے، اور ہم نے آسمان یعنی کائنات کے سماوی طبقات کو طاقت یعنی توانائی سے بنایا ہے، اور بلا شبہ ہم کائنات کو پھیلاتے جا رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ نے دو ٹوک انداز میں واضح کر دیا کہ کائنات جسے اللہ رب العزت نے طاقت اور توانائی کے ساتھ تخلیق کیا ہے وسیع تر انداز میں ہر سمت پھیلتی اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جی تو پیارے دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی معلوماتی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔